वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी के लॉ और लिबर्टी में आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लॉ एंड लिबर्टी, कि ये लॉ और लिबर्टी होता क्या है। इसके बाद इनका आपस में रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, के लॉ और लिबर्टी में क्या रिलेशन होता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लॉ एंड लिबर्टी, कि ये लॉ और लिबर्टी होता क्या है। यहाँ पे हम लॉ की डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पे लिबर्टी की, और फिर हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हॉलैंड लॉ को किस तरह डिफाइन करते हैं। हॉलैंड के मुताबिक लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस। ठीक है, तो लॉ किसका रूल है? एक्सटर्नल एक्शंस का, एनफोर्स्ड बाय सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी, और सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी इसको एनफोर्स करती है। अब इसका मतलब क्या है, हम इंतहाई शॉर्ट देखेंगे। तो हॉलैंड के मुताबिक लॉ जो होता है ये रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस है। अब जिस तरह हमारे कुछ इंटरनल एक्शंस होते हैं, कुछ हमारे एक्सटर्नल एक्शंस होते हैं। इंटरनल एक्शंस में हमारे जो ख्यालात होते हैं, हमारा जो ओपिनियन होता है, हमारी जो आइडियोलॉजी होती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कि फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं कैपिटलिस्ट हूँ, ठीक है, या मेरा इस चीज़ के बारे में ये ओपिनियन है, इस तरह की चीज़ें। जबकि एक्सटर्नल एक्शंस में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब भी हम किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ या किसी भी दूसरे दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल से ग्रुप्स के साथ राब्ते में आते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो जब हम किसी दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आ जाते हैं तो फिर हमारे एक्सटर्नल एक्शंस होते हैं। और जो लॉ होता है लीगल टर्म में, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन एक्सटर्नल एक्शंस पर ही अप्लाई करता है। इसके बाद एनफोर्स्ड बाय सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक है, जिस तरह आज के दौर में स्टेट है, तो यहाँ पे सवाल आता है कि सोवरेनिटी क्या होती है। तो सोवरेनिटी पे मेरी अलग से वीडियो आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट कि वो शख्स, वो बंदा जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, वो सोवरेन होता है। तो जिस तरह पहले किंग्स होते थे, तो किसी भी रियासत में, किसी भी किंगडम में जो बादशाह होता था, उसके बाद कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती थी जो फ़ैसले लेती थी। आज के दौर में भी बरतानिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ पे जो क्वीन है वो सोवरेन है। क्वीन के बाद बरतानिया में कोई ऐसा बंदा या शख्स या औरत नहीं है कि जिसके पास पावर है। तो क्वीन के पास अल्टीमेट पावर है, तो क्वीन वहाँ पे सोवरेन है। तो इसी तरह जो लॉ होता है स्टेट्स के अंदर, यह भी सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी ये इन्फोर्स करती है। तो आज के दौर में जिस तरह हम स्टेट्स की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो उनमें हमें चार मिलती हैं, जिनमें पॉपुलेशन आता है, टेरिटरी आता है, गवर्नमेंट आता है, और एक सोवरेनिटी आता है। तो जो स्टेट होती है आज के दौर में, जो स्टेट है उसका बड़ा एक अहम रोल है, और स्टेट ही सोवरेन है। तो आज के दौर में जो स्टेट होती है ये लॉस को इन्फोर्स करती है, यही लॉ को रिकग्नाइज़ करती है, यही लॉ बनाती है, यही इन्फोर्स करती है। और जो लॉ को फॉलो नहीं करता उसको पनिश करने की अथॉरिटी भी स्टेट के पास ही होती है। तो ये थी हॉलैंड की डेफिनेशन ऑफ लॉ, कि ये एक्सटर्नल एक्शंस क्या है, और जो स्टेट होती है ये इसको इन्फोर्स करती है। अब इसके बाद हम लिबर्टी की डेफिनेशन देखते हैं। इससे पहले ये कि लिबर्टी की दो तरह की डेफिनेशंस होती हैं। एक लिबर्टी की पॉजिटिव एस्पेक्ट में डेफिनेशन है, और एक इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट में है। तो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ये इसकी पॉजिटिव टर्म में डेफिनेशन बयान करते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर के मुताबिक एवरी मैन इज़ फ्री टू डू व्हाट ही विल्स। ठीक है, यानी लिबर्टी क्या चीज़ है कि हर शख्स आज़ाद है जो वो करना चाहता है, जो वो ख्वाहिश रखता है, जो वो सोचता है, प्रोवाइडेड ही इनफ्रिंज नॉट द इक्वल फ्रीडम ऑफ एनी अदर मैन। इनफ्रिंज कहते हैं हद पार करना, ट्रांसग्रेस करना, अबूर करना। तो हर्बर्ट स्पेंसर के मुताबिक एवरी मैन इज़ फ्री, यानी हर बंदा आज़ाद है, टू डू व्हाट ही विल्स, कि जो भी वो चाहता है, जो भी वो ख्वाहिश रखता है, जो भी सोचता है, उसको करने के लिए हर बंदा आज़ाद है। लेकिन उससे क्या करना है कि ही इनफ्रिंज नॉट द इक्वल फ्रीडम ऑफ एनी अदर मैन, कि अपनी लिबर्टी को इंजॉय करते हुए, अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करते हुए उस शख्स को इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जो दूसरा शख्स अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है या इंजॉय कर रहा है उसमें वो दखलंदाजी ना करे, और अपनी हद को इस सिलसिले में पार ना करें। ठीक है, यानी मैं अपनी लिबर्टी इंजॉय कर रहा हूँ, आप अपनी लिबर्टी इंजॉय करें, तीसरा बंदा अपनी लिबर्टी इंजॉय कर रहा है, इसी तरह पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी, पूरी स्टेट अपनी अपनी लिबर्टी को इंजॉय कर रही है। लेकिन कंडीशन क्या है कि कोई भी बंदा, जिस तरह मैं हूँ तो मैं आपकी लिबर्टी में दखलंदाजी नहीं करूँगा, आप मेरी में। सिमिलरली हम एक दूसरे की लिबर्टीज़ में जो कोई भी इंजॉय कर रहा है उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो अगर हम लिबर्टी को इस सेंस में समझे कि हर बंदा आज़ाद है कि वो कर सकता है क्या, कि जो भी वो सोचे, लेकिन किसी दूसरे की लिबर्टी में वो दखलंदाजी नहीं करेगा, तो ये लिबर्टी का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके बाद नीचे हम लिबर्टी का नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि द फैकल्टी ऑफ विलिंग, फैकल्टी से मुराद एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ विलिंग यानी जो भी आप चाहें सोचें, एंड द पावर ऑफ डूइंग व्हाट हैज़ बीन विल्ड, और आपके अंदर वो पावर, वो सलाहियत कि आप वो कर सकें जो आपने सोचा है। तो ये पहला सेंटेंस जिस तरह ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने पढ़ा, ये तकरीबन वही है। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ क्या है, विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स,
कि जो आपने सोचा है वो आपने करना है विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कि किसी भी दूसरे सोर्स ने आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना, आपको मुतासर नहीं करना, और फ्रॉम विदाउट एनी इंटरवेंशन, और ना ही किसी ने आपके काम में मुदाखलत देनी है। यानी लिबर्टी की ये डेफिनेशन जो कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट के बिल्कुल उलट है। उसमें उसने कहा था कि आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की लिबर्टी में दखलंदाजी नहीं करनी। यहाँ पे उसने कहा कि जो आप सोचते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपने सोचा वो करना ही करना है, ठीक है, विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कि कोई भी सोर्स आपकी इस लिबर्टी में दखलंदाजी नहीं डालेगा और ना ही कोई आपके काम में इंटरवेंशन डालेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं मार्केट में, आपने देखा कि गाड़ी पड़ी है किसी दुकान में, तो आपके जहन में आया कि मैंने वो गाड़ी लेनी है, ठीक है, तो आप दुकान के अंदर चले गए, तो नेगेटिव एस्पेक्ट के मुताबिक आप वहाँ पे गए, गाड़ी ली और बाहर आ गए, ठीक है, और आप अपने जहन में ये एक्सपेक्ट करेंगे कि विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कि गाड़ी लेते वक्त कोई भी आपके सेक्शन में इन्फ्लुएंस ना डाले और ना ही कोई इंटरवेन करे, ठीक है। तो ये है बेसिकली नेगेटिव एस्पेक्ट, कि आप जो सोचें वो करें और कोई बंदा आपके काम में मुदाखलत ना डाले। तो ये था लिबर्टी का, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी व्हाट इज़ लिबर्टी इस पे अलग वीडियो देख सकते हैं। अब हम इनका थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जो लॉ की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा कि लॉ एज अ जनरल रूल ये असूल है ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस, आपके बाहर वाले कामों का जो भी आप इंटरेक्शन में करते हैं, और स्टेट इसको इन्फोर्स करती है। जबकि जब हमने लिबर्टी के बारे में पढ़ा तो हमने बिल्कुल नई चीज़ पढ़ी कि एवरी मैन इज़ फ्री टू डू व्हाट ही विल्स, कि वो कर सकता है जो भी वो सोचता है। जबकि ऊपर क्या पढ़ा कि रेस्ट्रिक्शन लग रही है, कि लॉ एज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस, कि आप जो भी काम करेंगे, आप किसी के साथ ट्रेड करेंगे तो लॉ उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाएगा कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। आप स्कूल में जाते हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, जो काम भी आप करते हैं, लॉ उसमें क्या करता है कि रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते। जबकि लिबर्टी की डेफिनेशन में हमने पॉजिटिव में पढ़ा चाहे नेगेटिव में पढ़ा, तो उसमें हमने ये देखा कि ये लिबर्टी की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं कि एवरी मैन इज़ फ्री टू डू व्हाट ही विल्स। पॉजिटिव में बस ये है कि वो कहते हैं कि आपने किसी दूसरे की जो लिबर्टी है उसमें दखलंदाजी नहीं देनी, और नेगेटिव वाले ये कहते हैं कि ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, जो आपने सोचा वो आपने करना ही करना है और कोई बंदा भी आपके इस काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो बज़ाहिर इनकी डेफिनेशन पढ़ के हमें ये लगता है कि लॉ और लिबर्टी एक दूसरे के उलट हैं, यानी लॉ रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है जबकि लिबर्टी आपको लिबरल रहने का, आज़ाद रहने का कह रही है, ठीक है। तो अब इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है इसको ज़रा हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, कि लॉ और लिबर्टी में आपस में क्या रिलेशन है। तो इनमें दो तरह का रिलेशन पाया जाता है। सबसे पहला क्या है कि अपोज टू ईच अदर, कि लॉ और लिबर्टी एक दूसरे को अपोज करते हैं, और दूसरा क्या है कि लॉ एंड लिबर्टी आर नेसेसरी फॉर ईच अदर, कि ये एक दूसरे के लिए लाजमी है। अब ये वाला जो एस्पेक्ट है यही सबसे ज़्यादा तस्लीम किया जाता है और इसी को हम आगे ज़रा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले अपोज टू ईच अदर, एक दूसरे की मुखालिफ करते हैं, इसको हमने थोड़ा सा पीछे भी देखा। इसमें क्या आता है कि लिबर्टी डिमांड्स फ्रीडम, कि जो लिबर्टी होती है ये तो फ्रीडम डिमांड करती है, कि जिस तरह हमने पीछे देखा कि हर शख्स वो कर सकता है जो वो सोचता है, ठीक है। फिर आगे कंडीशन लग जाती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। जबकि लॉ क्या करता है, लॉ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, लॉ तो हमें रुकावटें डालता है, वो तो रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिल्कुल ये एक दूसरे के उलट हो जाते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि द मोर देयर इज़ ऑफ द वन द लेस देयर ऑफ द अदर, कि एक अगर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा कम होगा, कि अगर लिबर्टी ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है लोग लिबर्टी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, आज़ादी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि लॉस की कमी है। और अगर लॉस ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली लिबर्टी कम होगी, कि ज़ाहिर बात अगर हर काम में आपके रिस्ट्रिक्शन होगी तो कैसे आप लिबर्टी को इंजॉय कर सकते हैं। तो लॉ और लिबर्टी में एक रिलेशन तो ये हो गया कि ये एक दूसरे को अपोज करते हैं। अब दूसरा क्या है कि लॉ एंड लिबर्टी आर नेसेसरी फॉर ईच अदर, कि ये एक दूसरे के लिए लाजमी है। इनमें क्या होता है कि लिबर्टी इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट लॉ, कि लॉ के बगैर लिबर्टी पॉसिबल ही नहीं है। लॉ क्रिएट्स लिबर्टी, कि जो लॉ होता है यही लिबर्टी को क्रिएट करता है। अब इसमें बेसिकली दो तरह की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। मैं दोबारा पीछे जा रहा हूँ कि एक हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ा था और एक हमने नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ा था। अब लिबर्टी को अंडरस्टैंड करने के भी दो तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं। जो रिच लोग होते हैं वो लिबर्टी का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं, वीक होते हैं, वो लिबर्टी का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब जो रिच होता है उसने तो जारी बात है यही कहना ना कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं करूँ, और विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कोई मेरे काम में मुतासिर ना करे, कोई मेरे काम को मुतासिर ना करे, और ना ही कोई मेरे काम में दखलंदाजी करे, ठीक है। जबकि जो
जो गरीब होगा वो इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेगा कि एवरी मैन इज़ फ्री टू डू व्हाट ही विल्स प्रोवाइडेड ही इन्फ्रिंज नॉट द इक्वल फ्रीडम ऑफ एनी अदर मैन। कि जारी बात है जो गरीब होगा उसने तो यही कहना ना कि अगर कोई अमीर बंदा अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है तो कम अज़ कम वो मेरी लिबर्टी में तो दखलंदाजी ना करे। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट के मुताबिक अगर कोई लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है तो वो ये नहीं देखेगा कि अगले बंदे की लिबर्टी मुतासर हो रही है या नहीं हो रही, बल्कि उसने तो यही एक्सपेक्ट करना है कि जो मैंने सोचा है वो हो और कोई भी बंदा मेरे काम में दखलंदाजी ना करे। अब ये जो हमने लिखा है कि लिबर्टी इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट लॉ, अब इसका मतलब ये है कि अगर हम लिबर्टी को उसके नेगेटिव मीनिंग में समझें तो इसका मतलब ये होगा कि लिबर्टी सिर्फ एक ही बंदा इंजॉय करेगा और जबकि जो लार्ज पॉपुलेशन होगी वो लिबर्टी से महरूम रह जाएगी। यानी जो माइट इज़ राइट वाला असूल है वो इस पर लागू होगा। तो लिबर्टी इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट लॉ, इसका मतलब ये है कि जो लाज होते हैं वो जो अमीर होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो किसी दूसरे की लिबर्टी में दखलंदाजी ना दे सकें। ठीक है, तो लॉ क्रिएट्स लिबर्टी, जो लॉ होता है ये लिबर्टी को क्रिएट करता है। अगर लाज ना हो तो जो पावरफुल हो, ठीक है, जो अमीर लोग हैं, सिर्फ वही अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकें, क्योंकि उन्होंने तो यही एक्सपेक्ट करना है कि हमारे काम में कोई मुदाखलत ना करे और इस तरह से वो लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहे हैं और हर दूसरे बंदे की लिबर्टी में वो दखलंदाजी भी करेंगे। तो इस तरह जो लार्ज पॉपुलेशन है, जो आबादी का बड़ा हिस्सा है, वो अपनी लिबर्टी को कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा। तो इस सूरत में जो लॉ होता है ये हमें इस बात की गारंटी फराहम करता है कि हम भी अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इसमें आगे आते हैं कि लॉ क्रिएट्स दोज कंडीशंस इन विच वी कैन इंजॉय लिबर्टी, कि लॉ वो कंडीशंस बनाता है कि जिसमें दूसरे बंदे भी अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इसमें क्या आता है कि लॉ डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, लॉ डिफाइन करता है कि किस बंदे का क्या राइट है और किस बंदे की क्या ड्यूटी है। एक बंदे का राइट दूसरे की ड्यूटी होता है, एक की ड्यूटी दूसरे का राइट होता है। इसके अलावा लॉ प्रोटेक्ट वीक अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग या अगेंस्ट पावरफुल या अगेंस्ट रिच, जिस तरह भी आप कह लें। तो लॉ ये चीज़ काम करता है और यही सबसे अहम और सबसे ज़रूरी काम है कि या तो अमीर बंदा या जो पावरफुल होगा तो वो अपनी लिबर्टी को इंजॉय करता रहेगा और बाकी जो लोग हैं वो वैसे ही रह जाएंगे। तो लॉ इस बात को इंश्योर करता है और लॉ जो स्टेट बनाती है, जिस तरह हमने पीछे डेफिनेशन में देखा था कि एनफोर्स्ड बाय सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो जो स्टेट होती है ये लॉस को बनाती है, ठीक है, लोगों को अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो भी अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकें। नो लॉ नो लिबर्टी, अगर लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी नहीं होगी, क्योंकि हर तरह के लोग जो पावरफुल होंगे सिर्फ वही अपनी बात मनवाएंगे। इसके अलावा लॉ क्या करता है कि एजुकेशन को कंपलसरी करता है, सैनिटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आगाही, लॉ फॉर गुड वर्किंग कंडीशन के जो भी लेबर काम कर रही है उसके बारे में, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इस चीज़ के बारे में बात करता है। अब जिस तरह मैंने एजुकेशन के बारे में लिखा है तो नीचे मैंने लिखा है कि लॉ मेक एजुकेशन कंपलसरी। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कोई भी रियासत है, स्टेट है, उसमें एक लॉ है कि एजुकेशन इज़ कंपलसरी। तो अब हम क्या कहें कि ये एक रेस्ट्रिक्शन लग गई है, जिस तरह हमने पीछे लॉ की डेफिनेशन में यही बात की थी कि लॉ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते, जिसके बारे में मना किया होता है अगर वो करे तो स्टेट फिर उसको पनिश करती है, यानी लिबर्टी वाला कंसेप्ट नहीं है। तो अगर किसी स्टेट में ये लॉ बना हुआ है कि एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है, तो क्या ये एक रेस्ट्रिक्शन है? तो ज़ाहिर सी बात हम कह सकते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब मतलब अगर किसी स्टेट में एजुकेशन आम होगी तो उसके जो लोग होंगे उनमें जो शऊर है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, उनमें जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा बआसानी और सही तरीके से अपनी लिबर्टी को इंजॉय करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। लॉ इज़ द मीडियम ऑफ लिबर्टी, लॉ जो है ये मीडियम है, ये ज़रिया है, ये रास्ता है ऑफ लिबर्टी का। इसके अलावा इफ़ लॉ हिंडर यानी रुकावट डालता है मॉरल और क्रिएटिव डेवलपमेंट, कि आपकी या तो अखलाकी, मॉरल और क्रिएटिव या तख़य्युलाती डेवलपमेंट में, तरक्की में, तो इट इज़ अगेंस्ट लिबर्टी, तो फिर ये लिबर्टी के ख़िलाफ़ है, ऐसे लॉ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये वाकई ऐसी सूरत में लॉ जो होगा वो रुकावट होगा और इसकी हमें किसी सूरत में भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। इन शॉर्ट अगर हम इसका खुलासा बयान करें तो वो ये है कि जो लॉ होता है ये इम्पोज रेस्ट्रिक्शन करता है, रुकावटें डालता है, लेकिन फ़ायदा किन को होता है? जो गरीब होते हैं, जो वीक होते हैं। ठीक है, अगर लिबर्टी की हम दोनों डेफिनेशन देखें, ख़ास तौर पे जो नेगेटिव वाली है तो वो ये कहती है कि आप जो भी सोचें करें, कोई आपके काम में, उस सोच में रुकावट ना डाले। तो ऐसी सूरत में जो माइट इज़ राइट है वो असूल लागू होगा और एक बड़ा हिस्सा वो महरूम रह जाएगा लिबर्टी को इंजॉय करने में। तो जो स्टेट होती है ये लाज बनाती है और प्रोटेक्ट करती है वीक पॉपुलेशन को या जो पुअर लोग होते हैं उनको, ताकि उस लॉ के आड़ में आके वो लोग भी अपनी जो लिबर्टी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। तो ये था रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। उम्मीद है इसके बारे में आपको पता चला होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।